तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सभी भाइयों की मुझे कमेंट आ रही है जो कि मुझे बोल रहे हैं कि मैं जो पुरानी सीरीज थी उन्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा। तो इसका कारण केवल ये है कि अभी के टाइम पर जो ये इमोर्टल सीरीज चल रही है इसके अभी केवल 30 से 35 चैप्टर ही बच गए हैं जिन्हें कि मैं 2 या फिर 3 एपिसोड में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसे एक बार कंप्लीट कर दूँ और जैसे ही 2 या 3 एपिसोड के अंदर ये वाली सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी पुरानी सीरीज है और उनके जितने भी चैप्टर रिलीज हो चुके हैं मैं उन सभी के एपिसोडों को एक साथ में ही डाल दूंगा। तो इसीलिए तब तक के लिए इसके जो 2-3 एपिसोड बचे हुए हैं आप इन्हें एंजॉय कीजिए। तो चलो अब अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था लिनफी जो होता है वो मिंग को श्राप मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ तो इसीलिए मैं शावर लेने के बाद नहाऊंगा। और हम देखते हैं कि याओ गैंग को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मिंग होती है वो और ज़्यादा मज़े लेते हुए लिनफी से बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम्हें शावर लेना है तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम दोनों साथ में ही शावर ले तो। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी की आंखों को बंद करने के बाद मिंग से बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मेरे मैन को किसी भी औरत की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है जो कि उन्हें शावर दे। उन्हें शावर देने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो याओ गैंग के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आने के बाद उससे बोलती है कि जब उसे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो। मैं समझ सकती हूँ तुम उसकी फर्स्ट वाइफ बनना चाहती हो तो बन जाना, मैं बस सेकंड वाइफ बन जाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही एक ओल्ड वोमेन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद मिंग से बोलती है कि फिफ्थ मिस्टर जो सेकंड यंग मास्टर है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो वहाँ पर अपनी ख़याली पुलाव को पकाने लगती है। और वो अपनी ख़याली पुलाव को पकाते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर 7 जूनियर ब्रदर के साथ में आज इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। और इतना सोचकर अब मिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जो याओ गैंग होती है वो उसे पीछे से गाली दे रही होती है। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि ठीक है अब मेरी आंखों पर से कम अपने हाथ को तो हटा लो। जो सुनकर याओ गैंग भी अपने हाथ को हटा लेती है और वो लिनफी से बोलती है कि तुम सभी मर्द एक जैसे ही होते हो, तुम्हें खूबसूरत लड़की क्या दिखी तुम उसके पीछे भाग लेते हो। और उसके इतना बोलते ही मिंग जो होती है उसकी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि 7 जूनियर ब्रदर जरा एक बार इधर तो देखो। और इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो लिनफी की तरफ आंख मार देती है जो देखने के बाद याओ गैंग का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे गुस्से में गाली देना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर जो मिंग होती है उसे और भी ज़्यादा मज़ा आता है और वो वहाँ से हंसकर जाते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम अपने मर्द को अपने पास में रखना चाहती हो तो उसे और टाइट पकड़ कर रखना क्योंकि बहुत ही जल्द मैं उसे तुमसे छीनने वाली हूँ। क्योंकि शहद जितना ज़्यादा मीठा होता है उस पर मक्खियाँ उतनी ही ज़्यादा आती है और तुम जिस शहद को अपने साथ में लेकर घूम रही हो वो तो हद से भी ज़्यादा मीठा है तो हमारी जैसी मक्खियाँ तो ज़रूर ही आएगी। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुम यहाँ पर किस तरह के वर्डों का यूज कर रही हो, क्या तुम्हें इस तरह के शब्दों को बोलते हुए शर्म नहीं आती। और उसके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को पीछे से हक कर लेता है और वो उसे हक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस तरह से ही बोलती रहेगी। और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जब लिनफी हग करता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नरम फील होता है। और इतना सोचकर याओ गैंग जो होती है वो अब लिनफी से बोलती है कि मैं इस लड़की के यहाँ पर माइंड सेट को नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर ये यहाँ पर इस तरह से किसी दूसरे के बंदे को छीनने की कोशिश क्यों कर रही है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि उसकी नज़रों में ये नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर पावरफुल लोग जो होते हैं वो अपने पास में कई सारी वाइफ और कॉन्कुबाइन को भी रखते हैं और चूंकि वो कई सौ सालों से भी जिंदा है तो इसीलिए उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अपनी आंखों से फेस किया है तो इसीलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो भी लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या कई सारी वाइफ रखना और कॉन्कुबाइन रखना नॉर्मल बात होती है। और इतना बोलकर अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। जो देखकर लिनफी उससे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए लिनफी से बोलती है कि मैंने एक मैनुअल पढ़ी थी जिसके अंदर हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जो हमारा हस्बैंड होता है अगर वो किसी दूसरी लड़की को देख रहा है तो उसके कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी सारी बुलेट को ख़त्म करा दो। अगर उसके पास में बुलेट ही नहीं बचेगी तो वो किसी दूसरी लड़की को नहीं देखेगा तो इसीलिए मैं आज तुम्हारी सारी बुलेट ख़त्म कराऊंगी। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से याओ गैंग की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मेथड जो है वो केवल नॉर्मल लोगों के ऊपर ही काम करेगा। मैं तो यहाँ पर एक इमोर्टल एम्परर हूँ तो क्या ये यहाँ पर मेरी बुलेट को ख़त्म भी करा पाएगी, कहीं आज इसकी जान ही ना चली जाए।
और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि उनका काम दबाकर चल रहा होता है। और बाहर खड़ी हुई सर्वेंट जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सेवंथ यंग मास्टर की फिजिकल स्ट्रेंथ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और वहीं उनके साथ में जो लड़की है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसके इतना वो सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से पूछता है कि तुम्हारी हालत ठीक तो है ना। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मानवल जो थी उसमें हस्बैंड को कंट्रोल करने का जो तरीका बताया था वो नॉर्मल लोगों के ऊपर काम करता है, लिनफी जैसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और इतना सोचकर अब याओ गैंग जो होती है वो रोते हुए लिनफी से बोलती है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो कि मैंने इमोर्टल एम्परर के साथ में फ़ाइट की, उसकी बुलेट ख़त्म कराने के लिए मेरी जो कमर है वो तो टूट ही चुकी है। और उसके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो एक सर्वेंट को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि जो थर्ड यंग मास्टर आओ हान है उसका रेसिडेंट कहाँ पर है। जो सुनते ही आओ गैंग अपने मन में सोचती है कि क्या ये इतनी जल्दी यहाँ पर एक्शन को लेने वाला है। और उसके इतना सोचते ही जो सामने खड़ी हुई सर्वेंट होती है वो लिनफी को बताती है कि जो थर्ड यंग मास्टर आवाहान है उनका पैलेस यहीं पर ही है, लेकिन अभी के टाइम पर आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वे एमली डीमन पैलेस से बाहर गए हुए हैं। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जो सेवंथ यंग मास्टर है वो उनसे मिलना चाहते हैं। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं उससे मिलने के बारे में सोच रहा हूँ। जो सुनते ही वो सर्वेंट जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप उसके पास में ना जाए क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। वे किसी से बात भी करना पसंद नहीं करते, बस वे एक ही पर्सन से बात करते हैं जो कि मिस जोआन किंग है। जो सुनते ही लिनफी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उस सर्वेंट से पूछता है कि आखिर ये जोआन किंग कौन है। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो लिनफी को बताती है कि मिस जोआन किंग जो है वो थर्ड यंग मास्टर की जो ब्लैक विंड टीम है उसकी कैप्टन है। और चूंकि अभी के टाइम पर जो डिप्टी पैलेस मास्टर है वो हेमनली डीमन पैलेस के अंदर नहीं है, तो इसीलिए जो थर्ड यंग मास्टर है वो अभी के टाइम पर केवल जुआन किंग की ही सुनते हैं। इवन कि मैंने तो ये भी सुना है कि जो जुआन किंग है उसने थर्ड यंग मास्टर के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है क्योंकि जो थर्ड यंग मास्टर थे वो डेली बहुत ज़्यादा लोगों को मारा करते थे, तो इसीलिए जुआन किंग ने उनके साथ में एग्रीमेंट किया कि वे दिन में केवल 10 लोगों को ही मारेंगे। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो सर्वेंट से बोलता है कि क्या वो उस एग्रीमेंट के हिसाब से चल भी रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो उस एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा होगा। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो लिनफी को बताती है कि जो थर्ड यंग मास्टर है उनकी सबसे खास बात यही है कि अगर वे एक बार किसी प्रॉमिस को कर देते हैं तो वे अपने प्रॉमिस को कभी भी नहीं तोड़ते। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो सर्वेंट की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो हेवनली डीमन पैलेस के बहुत ज़्यादा सीक्रेटों के बारे में जानती हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए लिनफी से बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बहुत ही कम इस बारे में जानती हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और सवाल का जवाब जानना है। क्या तुम जानती हो कि हेवनली डीमन पैलेस के अंदर इस टाइम पर सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? क्योंकि अभी के टाइम पर मैं हेवनली डीमन पैलेस का सेवंथ यंग मास्टर तो बन गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ के बारे में ही कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ के सबसे पावरफुल पर्सन को ही अफेंड कर दूँ। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो उसको पूरी डिटेल से हेवनली डीमन पैलेस के बारे में बताने लगती है। और वो लिनफी को बताती है कि हेवनली डीमन पैलेस के अंदर सबसे ओवर पैलेस मास्टर होते थे जिनका नाम किलिन युवान था, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। और उनके नीचे जो हेवनली डीमन पैलेस के डिप्टी मास्टर लिन कुनते हुए आते थे जो कि अभी के टाइम पर मौत के बिल्कुल करीब है। और डिप्टी पैलेस के मास्टर के नीचे यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर ये वो और सेकंड यंग मास्टर मो यान थे जो कि अभी के टाइम पर अगर फर्स्ट मास्टर की बात की जाए तो वो मिसिंग है और अभी के टाइम पर सारी पावर जो है वो सेकंड यंग मास्टर मो यान के हाथ में है। और फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर के नीचे जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यंग मास्टर है ये आते हैं और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यंग मास्टर के नीचे सिक्स्थ और सेवंथ यंग मास्टर आते हैं। जब हेवनली डीमन पैलेस को बनाया गया था तो जो लिन युवान हमारे सेक्ट मास्टर थे उन्हीं के हाथ में सारी पावर थी, जिसके बाद जो डिप्टी सेक्ट मास्टर थे उनके हाथ में सारी पावर आ गई। लेकिन 30 साल पहले जो डिप्टी सेक्ट मास्टर थे वो मौत के काफ़ी ज़्यादा करीब चले गए थे जब वे वॉइड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे, जिसके बाद वे रिटर्न लौट गए। जिसके बाद जो सारी पावर थी वो फर्स्ट यंग मास्टर ये वो के हाथ में आ गई, लेकिन वे भी कुछ टाइम के बाद हेवनली डीमन पैलेस को छोड़कर चले गए, जिसके बाद सारी पावर जो थी वो सेकंड यंग मास्टर मो यान के हाथ में आ गई। और अभी के टाइम पर जो पूरे चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने का जो ये प्लान बनाया गया था ये भी जो सेकंड यंग मास्टर मो यान है उन्हीं ने ही बनाया था।
जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या लिनफी को अब पता लग गया कि कौन पर्सन है जो कि इसे टारगेट कर रहा है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो सर्वेंट से बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो डिप्टी पैलेस मास्टर लिन कौन है वो अभी के टाइम पर रिट्रीट के अंदर गए हुए हैं ताकि वे यहाँ पर वो रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके। सच में वो पर्सन यहाँ पर तारीफ के लायक है क्योंकि पूरे चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर भी कोई भी पर्सन अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल लोग जो है वो गो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर ही है। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो है हमारी डीमन पैलेस का डिप्टी पैलेस मास्टर है वो है हमारी डीमन गॉड का डिसेंडेंट है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सर्वेंट होती है वो डिप्टी पैलेस मास्टर की तारीफ करते हुए बोलती है कि जो डिप्टी पैलेस मास्टर है उनके बॉडी के अंदर है हमारी डीमन पैलेस का ट्रू ब्लड दौड़ता है क्योंकि उनका कल्टीवेशन का टैलेंट जो है वो यहाँ पर हमारे सेक्ट मास्टर के ही बिल्कुल जैसा है। और अगर उनके यहाँ पर बॉडी की बात की जाए तो उनकी जो बॉडी का टैलेंट है वो फर्स्ट यंग मास्टर और सिक्स यंग मास्टर के ही जैसा है। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो डिप्टी पैलेस मास्टर है वो यहाँ पर खुद लिन युआन का ग्रैंडसन है और उससे अलग उसकी जो ब्लड लाइन है वो जियांग यूकिंग या फिर तियान यून जैसी ही है। सच में वो बंदा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा और उसकी जो ब्लड लाइन है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ईगल जो होती है वो सीधे लिनफी की तरफ आने लगती है जिसे देखकर लिनफी जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो लिनफी को रोकते हुए उससे बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर ये हमारी डीमन पैलेस का तलिस्मान है, कोई एनिमी नहीं है, तो इसीलिए प्लीज़ उसके ऊपर अटैक मत कीजिए। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो भी अपने अटैक को रोक देता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है वो वहाँ पर एक इनविटेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि सेवंथ यंग मास्टर तुम्हें 4 बजे जो यूनहान पैलेस है वहाँ पर आना होगा क्योंकि जो मामू यान है वो तुम्हारे साथ में ड्रिंक करना चाहता है। और अब उस मैसेज को देखने के बाद जो सर्वेंट होती है वो लिनफी से बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर ये मैसेज जो है वो आपके लिए सेकंड यंग मास्टर ने भेजा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी इस इनविटेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो इसीलिए इतना अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर आसपास में घूम ले और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कंपनी दो क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर आवाहान के पैलेस पे जाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो सर्वेंट भी ओके बोल देती है और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सर्वेंट लिनफी को आवाहान के पैलेस पर लेकर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद वो उसको बताती है कि यही थर्ड यंग मास्टर का पैलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन किंग जो होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद लिनफी को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर अभी के टाइम पर जो थर्ड यंग मास्टर है वो यहाँ पर नहीं है, तो प्लीज़ अभी के टाइम पर आप वापस चले जाइए। और अब जॉन किंग को वहाँ पर देखने के बाद जो वो सर्वेंट होती है वो लिनफी को बताती है कि सेवंथ यंग मास्टर यही जॉन किंग है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो जुआन किंग से बोलता है कि जब तो थर्ड सीनियर ब्रदर है वो वापस आ जाएगी तो उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर जुआन किंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि यहाँ पर तुमने शूट यान को लगभग हरा दिया था और उसी के साथ में तुम्हारे पास में यहाँ पर इमोर्टल स्वॉर्ड बॉडी भी है, तो अगर तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को ढूंढने ना भी आते तो वो खुद ही तुमसे मिलने के लिए आ जाते। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन किंग होती है वो वहाँ पर गेट बंद कर कर चली जाती है। जो देखते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो घबराते हुए लिनफी से बोलती है कि सेवंथ यंग मास्टर प्लीज़ गुस्सा मत करना क्योंकि मिस जुआन किंग जो है वो हमेशा सभी लोगों को इसी तरह से ट्रीट करती है, ये स्पेशली आपके साथ में इन्होंने ऐसा नहीं किया। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो थर्ड यंग मास्टर है वो यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आएंगे, इनका कहने का मतलब ये था कि जो थर्ड यंग मास्टर है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटरों के साथ में कंप्लीट करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अभी तक इसने किस किस को यहाँ पर बख्शा है। जो सुनते के साथ ही जो वो सर्वेंट होती है वो लिनफी को बताती है कि यहाँ पर केवल एक ही ऐसी पर्सन थे जिन्होंने कि अभी तक जो थर्ड यंग मास्टर है उन्हें हराया है और वो थे फर्स्ट यंग मास्टर। केवल फर्स्ट यंग मास्टर इकलौते ऐसी पर्सन है जिन्होंने कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को हराया है। और अगर यहाँ पर बात की जाए फोर्थ यंग मास्टर, सिक्स्थ यंग मास्टर और फिफ्थ यंग मास्टर की तो वे सभी के सभी यहाँ पर जो थर्ड यंग मास्टर है उनसे हार चुके हैं। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो सर्वेंट से पूछती है कि क्या उन्होंने फाइट के दौरान अपने वेपनों का भी यूज किया था। जो सुनकर वो सर्वेंट जो होती है वो उनसे बोलती है कि नहीं, वेपनों को इसमें यूज नहीं किया जाता क्योंकि अगर वेपनों का यूज किया गया तो जो फर्स्ट यंग मास्टर और जो सेकंड यंग मास्टर है उनका सामना यहाँ पर सभी लोग मिलकर भी नहीं कर पाएंगे।
और उसके अब इतना बोलते ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की राइटर जो होता है वो हमें बताता है कि लिनफी जो है वो आह्वान को ढूंढने के लिए हेवनली डीमन पैलेस के अंदर जा चुका है। और वहीं हेवनली डीमन पैलेस से काफ़ी ज़्यादा दूर जो किनचैंग माउंटेन है उसके ऊपर डेमोनिक ओरा जो है वो घूम रहा है। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम ये लाओ को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए किसी से बोलता है कि तुम आखिर कौन हो और आखिर तुम क्यों हम लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेबल क्रिएट कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम आह्वान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर जैंग डाउलिंग के लिए आया हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में आओगे तो उसके बाद मुझे यहाँ पर हार्टलेस बनने के लिए ब्लेम मत करना। जो सुनने के बाद जैंग डाउलिंग जो होता है वो ये लाओ से बोलता है कि मास्टर आप हट जाइए, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत पावरफुल है, आप इसका सामना नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो आह्वान की तरफ जाने लगता है, जो देखकर ये हाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैंग डाओलिंग वहाँ पर मत जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो आह्वान के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि क्या तुम ही एवली डीमन पैलेस के थर्ड यंग मास्टर आह्वान हो, जिसने कि शूकाई को मारा था। और अब उन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ देखकर जो ये लाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जेंग डाओलिंग डिटी है वो यहाँ पर केवल मुझे ही प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वो माउंटेन के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इतना बोलकर अब ये लाओ जो होता है उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर और बेकार हूँ, मैं तो यहाँ पर अपने खुद के ही डिसाइपल को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि लगता है कि कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि मैं तो इसकी फिल्म बनाऊंगा। तभी एक लड़की बोलती है कि 1 मिनट रुको, उनमें से तो बस एक बच्चा है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम उसे बच्चा बोल रही हो, लेकिन जरा उसे देखो तो वह हवा में किस तरह से फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो एक कल्टीवेटर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम आह्वान को देखते हैं, जो कि जैंग डाओलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम एक इमोर्टल का रीइंकार्नेशन होने के लायक हो, क्योंकि यहाँ पर मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी तुम कितने ज़्यादा शांत हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो आह्वान से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम दिन में केवल 10 लोगों को ही मारते हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर फाइट से पहले थोड़ी बातचीत कर ले तो। जो सुनकर आह्वान उससे बोलता है कि क्या तुम दुकान पर सामान खरीदने के लिए आए हो, जो कि तुम यहाँ पर बातचीत करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि मैं एक इमोर्टल का रीइंकार्नेशन हूँ और मुझे मारना 10 लोगों को मारने से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर अकेले को मुझे मारोगे तो उससे यहाँ पर तुम्हें 10 लोगों को मारने से ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 10 लोगों को मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल मेरे ऊपर फोकस करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं हेवनली डीमन पैलेस का थर्ड यंग मास्टर हूँ और मैं किसी की भी बेफालतू की बकवासों को सुनना पसंद नहीं करता हूँ। आज मैं चूंकि यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं पूरी इस माउंटेन को लोगों के ब्लड से भर दूंगा। जो सुनकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर उसका क्या हुआ जो कि तुमने वादा किया था, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है तुमने वादा किया हुआ है कि तुम बस एक दिन के अंदर 10 लोगों को ही मारोगे, तो क्या अब तुम यहाँ पर अपने ही वादे को तोड़ने वाले हो। जो सुनकर आह्वान जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जैंग डाओलिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी हर्ट कर देते हो तो मैं यहाँ पर सभी को बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी ला दिया तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा। जो सुनकर आह्वान जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना लेता है और वो अटैक को बनाते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि आप बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट नहीं किया तो मैं इस माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि लगता है कि बातचीत कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो है वो डीमन पैलेस है वो इस वर्ल्ड के ऊपर एक कर्स की तरह है। जब तक इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को यहाँ पर परेशान होना ही पड़ेगा। तो चलो फिर ठीक है, आज चाहे तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मुझे अपनी जान को ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ पर अपनी हेवनली किंग टेक्निक को वहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब माउंटेन के ऊपर खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर शौक होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो लगता है कि ये लोग जो है वो फाइट करने वाले हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि जरा उस बच्चे की क्यों आई, तो देखो उसने जो वे डार्क क्लाउड थे उन्हें पूरी तरह से हटा दिया। इस फाइट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो फाइट है ये एक डीमन और एक गॉड के बीच में हो रही है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग डावलिंग के आसपास एक बहुत ही बड़ी बॉडी जो होती है वो बनने लगती है और अब थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो बॉडी पूरी तरह से बन जाती है और जो जैंग डावलिंग होता है वो उस बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां जो होती है वे आपस में बात करते हुए बोलती है कि क्या ये लड़का जो है ये यहाँ पर मादारा का फैन है जो कि यहाँ पर इसने सुसानो जैसी बॉडी को बना लिया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जो ये लाओ होता है उसको देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद शौक होते हुए बोलता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर कल्टीवेशन करता रहा लेकिन उसके बाद भी मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जिस पे कि मेरा डिसाइपल है। सच में मेरा डिसाइपल जो है वो यहाँ पर एंसेस्टर का रीइंकार्नेशन होने के लायक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो जैंग डावलिंग से बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो मुझे हर्ट नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास में कोई और ट्रिक भी है तो उसका यहाँ पर यूज कर लो। जो सुनते ही आह्वान जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी मेरी टेक्निक जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो सुसानो वाली बॉडी होती है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने लगती है जो कि इस बार रेड कलर में बदल जाती है और उसी के साथ उसके हाथ में एक स्पेयर भी आ जाता है। और जैंग डावलिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि थ्री ग्रेट गॉड के जो अवतार है वो यहाँ पर आ चुका है, अब तुम्हारे जैसे यहाँ पर डीमन को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग डावलिंग होता है वो आह्वान के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है। जिसे देखते के साथ ही जो आह्वान होता है वो अपनी बॉडी के चारों तरफ जो उसका ब्लैक कलर का ऑरा होता है उसे फैला लेता है और हम देखते हैं कि जो जैंग डावलिंग का अटैक होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसका वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये फाइट किसी नॉर्मल इंसान की नहीं है बल्कि यहाँ पर तो इमोर्टल लड़ रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम जैंग डावलिंग को देखते हैं जो कि सामने के नज़ारे को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जैंग डावलिंग ने उसके अटैक को केवल अपने हाथ से ही रोक लिया होता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। और इतना बोलते ही आह्वान जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है तुमने अटैक को कर दिया तो अब अटैक करने की मेरी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही जो आह्वान होता है वो सीधे जैंग डावलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो आह्वान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी इस बॉडी को ब्रेक करने के लिए मेरा केवल ये पंच ही काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलकर जो आह्वान होता है वो अपने अटैक को कर देता है जिसे कि जैंग डावलिंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है जिससे कि जो जैंग डावलिंग होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। और अब हम देखते हैं कि जो जैंग डावलिंग होता है वो उस अटैक के कारण थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि ये यहाँ पर तियानजुन के डिसेंडेंट है, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है क्योंकि इनमें तियानजुन की पावर का बहुत ही कम हिस्सा है। और जैंग डावलिंग ये सोच ही रहा होता है तभी आह्वान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरा ये अटैक तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो आह्वान होता है वो अपने अटैक को कर देता है। जिसे देखते के साथ ही जो जैंग डावलिंग होता है वो वहाँ पर एक सील को परफॉर्म करते हुए उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ पर गॉड के ब्लड की पावर को दिखाऊंगा। और जैंग डावलिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक बहुत ही बड़ी फायर जो होती है वो निकल कर बाहर आती है जो कि आह्वान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर आह्वान की बॉडी के अंदर दो और बॉडी जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और जो आह्वान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है यहाँ पर तुम्हारी लाइफ लेने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वे वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ की सिचुएशन को देखकर तो मेरा पोयम लिखने का दिल कर रहा है, तो क्या प्लीज़ कोई यहाँ पर मेरे लिए पोयम को लिखेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे दिमाग के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी पोयमें जो है वो आ रही है और मैं ज़्यादा देर इन्हें अपने दिमाग के अंदर नहीं रोक सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर अपनी पोयम को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं और वे उसे मारते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड कहीं के यहाँ पर हम लोगों की जान पर बनी हुई है और तुम्हें यहाँ पर पोयम गाने की पड़ी है, और अगर तुम्हें पोयम ही गानी थी तो कम से कम कोई अच्छी पोयम तो गाते। आखिर मुझे तुम ये बताओ इस सिचुएशन में यहाँ पर तुम्हें इंजॉयमेंट वाली चीज़ कहाँ से दिख रही है। और जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो रोते हुए उनसे बोलता है कि अरे प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, मैं अब कोई भी पोयम नहीं गाऊंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम आह्वान को देखते हैं जो कि वहाँ पर जैंग डावलिंग की टेक्निक को देखने के बाद उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तुम अपने ब्लड को रिफाइन कर कर अपनी बॉडी की पावर को बढ़ा रहे हो। सच में ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि इस टेक्निक को हमारे जो है ओनली डीमन पैलेस है उसके रिकॉर्ड के अंदर भी लिखा गया है।
और चूंकि अब तुम यहाँ पर फाइट के अंदर अपना बेस्ट दे रहे हो तो मैं भी अब यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर किसकी टेक्निक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर जो आह्वान होता है वो झांग डाओलिंग के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद जो झांग डाओलिंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक डीमन हो और तुमने डीमन पाथ को चुना है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे इस पाथ को भी यहाँ से खत्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो झांग डाओलिंग होता है वो भी उसके अटैक के ऊपर अपने अटैक को करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे जाकर आह्वान से टकराता है। और उस अटैक के लगने के कारण जो आह्वान होता है वो दूर पहाड़ी पे जाके टकराता है, जिसे देखने के बाद ये लाओ जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अटैक जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा यहाँ पर इस अटैक को सरवाइव कर पाएगा। और ये लाओ के इतना सोचते के साथ ही हम जैंग डाओलिंग को देखते हैं जो कि काफी सरप्राइज होता है। और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा ये अटैक है ये उसे इंजर्ड कर पाया है। और उसके इतना बोलने के साथ ही अब हम आह्वान को देखते हैं जिसने कि अपने चारों तरफ एनर्जी की शील्ड को बना लिया होता है। और वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम यहाँ पर पावरफुल तो हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन मैजिक एनर्जी जो थी उसकी शील्ड को तोड़ दिया। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जैंग डाओलिंग जो होता है वो एक और अटैक उसके ऊपर करने के लिए आने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे यहाँ पर काउंटर अटैक करने का चांस नहीं दे सकता। और अब उसके अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आह्वान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा अटैक जो है वो यहाँ पर बहुत पावरफुल है, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो झांग डाओलिंग होता है उसका अटैक सीधे आकर उससे टकराता है, जिसका वहाँ पर धमाका भी होता है, जिसे देखने के बाद झांग डाओलिंग बोलता है कि आखिर क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आह्वान जो होता है उसने उसके स्पेयर को पकड़ लिया होता है। और उसी के साथ में अब उसकी जो बॉडी होती है वो भी थोड़ी अलग लग रही होती है। और वो झांग डाओलिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे स्पेयर को पकड़ चुका हूँ तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट जरा इस बंदे को तो देखो, ये तो देखने में यहाँ पर किसी की गोश्त जैसा लग रहा है और इसी के साथ इसकी बॉडी का साइज भी कितना बड़ा हो गया है। और उन लोगों के इतना बोलते ही एक पर्सन जो होता है वो घबराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये डीमन ब्लड लाइन है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट चल रही है तो मैं इस फाइट को यहाँ से इस तरह से छोड़कर नहीं जाने वाली। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि ये पर्सन तो यहाँ पर काफी ज्यादा डरपोक है, ये इतनी अच्छी फाइट को छोड़कर यहाँ से इस तरह से भाग रहा है। तभी जो एक और लड़की होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वे दोनों जो है वो आपस में फाइट करने में बिजी है, तो हमें नहीं लगता कि वे लोग यहाँ पर हमें हर्ट करेंगे। और उस वोमेन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसकी खोपड़ी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखते ही सभी लोगों के होश गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अब वे सभी वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। वे भागते हुए बोलते हैं कि वो पर्सन सही कह रहा था, ये तो यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों को भी मार रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते ही हम वहाँ पर जो ये लाओ होता है उसको देखते हैं, जो कि इस फाइट को देखते हुए बोलता है कि जो झांग डाओलिंग है उसे यहाँ पर ये माउंटेन भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो माउंटेन की एनर्जी का यूज कर रहा है फाइट के दौरान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस हेवनली डीमन पैलेस के डिसेबल की बात की जाए तो इसे यहाँ पर इस तरह का कोई भी एडवांटेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये झांग डाओलिंग को यहाँ पर पूरी टक्कर दे रहा है। सच में ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर झांग डाओलिंग के हारने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि आज हमारी माउंटेन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपने सामान को पैक कर कर आ जाते हैं। और वो ये लाओ के पास में आके बोलते हैं कि मास्टर हम यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो ये लाओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों की लाइफ के ऊपर तुम्हारा हक है, तो तुम्हें यहाँ पर रुक कर अपनी जान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अच्छे से अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइबल जो होते हैं वो भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और जो ये लाओ होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं आज यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से झांग डाओलिंग और आह्वान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो आह्वान होता है वो झांग डाओलिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद ये लाओ जो होता है वो बोलता है कि बस ये एक ही मॉडल है जो कि यहाँ पर हमारी चैंग माउंटेन को बचा सकता है। अगर ये यहाँ पर आज हारता है तो हमारी जो चैंग माउंटेन है वो भी इसी के साथ में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उस फाइट के कारण जो उनके हाथ पैर टूट रहे होते हैं वो उन्हीं के ऊपर आकर गिर रहे होते हैं। जिसके बाद हम जैंग डाओलिंग को देखते हैं जो कि आह्वान को वहाँ पर अपनी एनर्जी के अंदर बांध कर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण हमें वहाँ पर धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से भी जो आह्वान होता है उसे कुछ भी नहीं होता है, और वो जैंग डाओलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर तुम मेरी डीमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो आह्वान होता है वो जैंग डाओलिंग के ऊपर अपने बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण जैंग डाओलिंग की हालत भी ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, और उसी के साथ में वहाँ पर जो उसकी सुसानो वाली बॉडी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस कारण अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद आह्वान चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार पाए तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने से पहले 9 लोगों को और मारूंगा, और 9 लोगों को मार देने के बाद उसके बाद 10वें नंबर पर मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलकर आह्वान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए नॉर्मल लोगों के सामने आ जाता है, और उनके सामने आते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं इनमें से रैंडमली 9 लोगों को चुनकर उन्हें मारूंगा। और अब आह्वान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।